जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद। कि लोग इतने गंभीर प्रोग्राम में आकर और एक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, तो अगर वो ऐसे लोग अभी भी हैं तो कृपया वो अपने आप को यहाँ से विदाई ले लें यहाँ से, और जो आपके मुताबिक वीडियो अवेलेबल है, प्रोग्राम अवेलेबल है, वहां जाएं आप, वहां पे आपका मनोरंजन भी होगा। खैर, देखिए, एजुकेशन जो है, जब भी कोई मुल्क की बुनियाद रखी जाती है तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट महकमा होता है वो एजुकेशन का होता है, तालीम का होता है, और वही तय करता है कि इस देश उस देश की का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। और जैसा अभी शुजात ने कहा, मैं उस प्रोग्राम को उस पॉइंट पे जरूर आऊंगा कि ये स्क्रू ड्राइवर या मैकेनिक पैदा करने का की शिक्षा नीति है, और की तालीम देने की, और एक अच्छा शहरी पैदा करने की हमारी नीति है। तो और उसमें बिल्कुल सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, पिछली शिक्षा नीतियों की खामियों को दिखाती हुई, और इस शिक्षा नीति में जो नहीं एड्रेस किया गया उसको बिल्कुल मोटे कलम से अंडरलाइन करती हुई। हम कोरोना वायरस के दौर में हैं, दौर से होकर गुजर रहे हैं, और वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया में बातें चल रही हैं। रशियन वैक्सीन का कैलेंडर भी आ गया। जो वैक्सीन कोरोना वायरस की सबसे आगे है अपने रिसर्च में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, और हिंदुस्तान का उसमें किरदार क्या है कि हम उस वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि इंग्लैंड की शिक्षा नीति और हमारी शिक्षा नीति में ये अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि वो वैक्सीन यूनिवर्सिटी में बन रही है, वो किसी प्राइवेट लैब में नहीं बन रही जो सबसे आगे वैक्सीन है। प्राइवेट लैब के लोग भी लगे हुए हैं, हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट है, वो भी अटेम्प्ट ले रहे हैं, लेकिन किसी प्राइवेट लैब की वैक्सीन से आगे बिल गेट्स का भी बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी यस सर। जफर साहब, आप बोल रहे थे डॉक्टर जफर के नाम से जिसका भी अकाउंट ये है, प्लीज आप इनको हटा दें। मेरा एडमिन से गुजारिश है कि डॉक्टर जफर के नाम से जो भी अकाउंट है इनको हटा दें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा अहम किरदार होता है, और हमारी शिक्षा नीति में पिछले शिक्षा नीति से लेकर अभी तक जो 1986 में आई थी, फिर 92 में उसको रीड्राफ्ट किया गया, लेकिन वो कमोबेश वही रही। उसमें एक बड़ी खामी क्या थी कि हम बेसिक साइंसेस से दूर हट रहे थे, रिसर्च से दूर हट रहे थे, और उस खामी को बल्कि एड्रेस करने की बजाय हमको और उसमें पीछे कर दिया गया इस शिक्षा नीति से। दूसरी बात है कि हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, कोरोना की वजह से पिछले 3-4-5 महीने से दुनिया तितर बितर है, अलग अलग है, आइसोलेटेड है, लेकिन ये टेम्परेरी फेज है, फिर दोबारा हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में होंगे। हमारे स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं, विदेश के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। कहीं ना कहीं हमको अपना जो एजुकेशन पैटर्न है वो कैलिब्रेट करना चाहिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एमफिल खत्म कर दिया गया,
अभी आप सब लोग काफी लोग हमारे यहाँ से स्टूडेंट होंगे इसमें हायर स्टडीज के, और आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर अपने प्रोग्राम्स देखिए तो कितने रिसर्च के प्रोग्राम में वहां डिमांड होगी कि आप एमफिल कैंडिडेट हैं कि नहीं है। अब वो एमफिल का इक्विवेलेंट क्या होगा कि आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में रिसर्च में मिल जाए पीएचडी या आगे के, वो एड्रेस नहीं हुआ है इशू। दूसरा, लैंग्वेज के इश्यूज। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि मैंडरिन को हटा दिया गया। तो एक बड़ा आप लेकर चले शिक्षा नीति अगले 100 साल के टाइम बैंड के हिसाब से बनाई जाती है कि अगले 100 साल 50 साल देश में किस तरीके के लोग पैदा होंगे, किस तरीके के साइंसदान पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे, किस तरीके के शहरी होंगे। आप अगर मैंडरिन को हटा रहे हैं इसलिए क्योंकि चाइना से कुछ आपके भारत के सीमा पे उसने जो है वो अपनी फौजें लगा दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लैंग्वेज से दुश्मनी करेंगे। लैंग्वेज तो एक नॉलेज का आधार है। और आप देखिए कि चाइना वेस्टर्न वर्ल्ड से लड़ता रहता है, लेकिन चाइना अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा है आज की तारीख में, जबकि बहुत ही क्लोज कंट्री है, वो अंग्रेजी सिखा रहा है। तो शिक्षा नीति में एक तो जो बेसिक हमारे देश में खामी है, इसके पहले कि मैं माइनॉरिटीज के कंट्रीब्यूशन और उसके इश्यूज पे आऊं, तो सबसे बड़ी खामी हमारे देश में है कि हमारा देश अमीर गरीब भाषा प्रदेश तमाम तरीके से बटा हुआ है, और यूनिफॉर्म एजुकेशन जो है वो हमारे देश में नहीं मिलती। आप किसी भी उन्नत देश में जाएंगे, आपको ये दिखाई देगा कि एक स्तर तक, यानी कम से कम स्कूल के लेवल तक तो यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी है, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। और वो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा और अफसर का बच्चा और दूसरे और बच्चे एक ही तरीके की शिक्षा पद्धति में पढ़ें। अभी आपने लैंग्वेज को लेकर और मातृभाषा पे जोर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो, आपने कहा कि अंग्रेजी जो है सरकारी स्कूलों में अब 6ठी क्लास से पढ़ाई जाएगी। आधी दुनिया अंग्रेजी बोलती है, आपके भारत में भी अंग्रेजी के बगैर काम नहीं चलता। तो आप एक बड़े तबके को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित रखेंगे और प्राइवेट स्कूल्स में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, तो आप फिर वही दो जो है वो भारत और इंडिया में आप फर्क कर रहे हैं। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि 3री क्लास से ही फॉर्मल एजुकेशन को मान लिया गया है, ठीक है। आजकल के बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा है, और वो एक यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन सिस्टम में लाएगा, एक सीरियसनेस भी लाएगा कि जो 3 साल के बच्चे को जो उसका प्ले स्कूल भी है वो भी अब वो एक फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है। हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी समस्या पिछले दिनों आ रही थी कि लगातार तो यूजीसी जैसा संस्थान होगा नहीं, कि यूनिवर्सिटीज की फंडिंग को लेकर तो पॉलिसी आप कुछ भी बना ले, वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है, वो उसको कैसे रोल आउट होती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब तक आप स्टेट फंडिंग एजुकेशन की नहीं करेंगे तब तक जो है आप सबको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये एजुकेशन पॉलिसी 2009 के राइट टू एजुकेशन जो संवैधानिक राइट है उसको भी एड्रेस नहीं करती है। तो यानी शिक्षा जो है वो एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, जो 2009 में बनाया गया था उसको एड्रेस नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि वो जो संवैधानिक अधिकार शिक्षा का दिया गया था
18 साल के उम्र तक के बच्चों को, वो अब संवैधानिक अधिकार जो है उसको उसको उस पे एक अजीब किस्म की शांति है। कोई इसका जो है निवारण नहीं किया गया, उस पर कुछ बोला नहीं गया है। तो जब तक आप शिक्षा को कंपल्सरी नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षा को फंड नहीं करेंगे, जब तक आप संवैधानिक अधिकार के तहत शिक्षा को नहीं कंपल्सरी करेंगे, तब तक जो है ये जो स्कूल लेवल की जो एजुकेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। दूसरा जो शुजात ने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और उसी का मिसाल मैं दे रहा था कि कोरोना का वैक्सीन कहाँ बन रहा है। देखिए, शिक्षा रोजगार, शिक्षा के ऊपर अगर आप ये बर्डन डाल देंगे कि वो रोजगार पैदा करे, तो शिक्षा रोजगार नहीं पैदा करते। रोजगार पैदा करती हैं आर्थिक नीतियां, रोजगार पैदा करती है आपकी विदेश, वो आपकी औद्योगिक नीति रोजगार पैदा करेगी कि आप कैसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आते हैं। तो आपकी जो आर्थिक नीतियों का पूरा एक परिदृश्य है, वो अभी तो आप देखिए कितने, अगर आप यही मान रहे हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो कितने स्किल बेस्ड लोग हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी नेगेटिव जा रही है। तो रोजगार पैदा करना शिक्षा का काम नहीं है। शिक्षा का काम है अच्छा शहरी पैदा करना। शिक्षा का काम है बेसिक जो साइंसेज हैं, जो इनोवेशन समाज के अंदर जो जो नई जनरेशन आ रही है, उसको उसका इनोवेशन सामने आए, उससे अच्छे राइटर्स पैदा हों, अच्छे साइंटिस्ट पैदा हों, अच्छे फिलोसोफर्स पैदा हों। और वोकेशनल शिक्षा भी आप साथ साथ देते रहें, लेकिन ये कि इस शिक्षा पे जो 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 मूल आधार है शिक्षा का, उसको ही अगर आप खत्म कर देंगे तो आपके देश में साइंटिस्ट पैदा होना बंद हो जाएंगे, आपके देश में लेखक पैदा नहीं होंगे, दार्शनिक पैदा नहीं होंगे, विचारक पैदा नहीं होंगे, और आप फिर वही होगा कि आप बॉरो की हुई टेक्नोलॉजी, बाहर से आयातित टेक्नोलॉजी के आधार पर आप जो है अपना काम चलाएंगे। जैसे अभी आप राफेल के बारे में सुन रहे हैं, राफेल फ्रांस से बने बनाए आ रहे हैं। पहले क्या डील थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पे वो बनेंगे यहाँ पे। दोनों ही सूरत में आप देखिए कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम अभी तक अपना एक मुकम्मल फाइटर जेट नहीं बना पाए। तो ये ऐसा नहीं कि देश के पास फंड्स की इशू है, रिसोर्सेस के इशू है, बिल्कुल नहीं। हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इनोवेटर्स नहीं है। तो जब तक हम अपनी शिक्षा नीति को इनोवेशन बेस्ड, यूनिवर्सिटीज को जब तक हम थिंक टैंक के तौर पे नहीं सोच देखेंगे, आने वाले नए आइडियाज के बारे में यूनिवर्सिटी डिस्कस करे, नई तरीके की डेमोक्रेसी क्या होगी, नए तरीके की साइंस क्या होगी, नए तरीके की पेंडेमिक्स क्या आने वाले हैं, उसके बारे में एडवांस रिसर्च क्या होगी। तो जब तक हमारी यूनिवर्सिटी इस तरफ नहीं सोचेंगी, तो ये जो जो जैसे सुजात कह रहे थे कि हमारी शिक्षा नीति का फोकस ये हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा कारीगर पैदा करो, मजदूर पैदा करो, स्किल्ड लेबर पैदा करो, क्योंकि बाहर के देशों में जाकर उनकी डिमांड को पूरा करें, और हमारे देश में एक सस्ता लेबर जो है वो पूंजीवादियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए प्रदान करें। माइनॉरिटीज का देखिए, जहां तक सवाल है, जब शिक्षा पद्धति हमारी, जब बोर्ड्स नहीं बने थे, जब इस तरीके से शिक्षा का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ था, माइनॉरिटीज ने एजुकेशन को वहां से ही शुरू किया था, और उसमें बहुत बड़ा रोल वो क्रिश्चियन देश में क्रिश्चियंस का है।
कैथोलिक चर्च का है। 30,000 से ऊपर स्कूल आज भी इनके चलते हैं और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन वो देते हैं। और वो कोई केवल शहरों में नहीं, वो आदिवासी इलाकों में भी है, गांवों में भी है। तो बहुत बड़ा रोल भारत की शिक्षा में जो है वो मिशन स्कूल ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए था, बजाय कि उनके बोर्ड को आप स्क्वीज कर दें, उनके मैनेजमेंट को आप इस तरीके से प्रभावित कर दें कि वो कोई फैसले न ले पाए, उनकी स्वायत्तता आप खत्म कर दें, जैसा कि शिक्षा नीति में किया गया है। इसी तरीके से मुस्लिम्स में मदरसे और तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है वो बने। जो हायर एजुकेशन में भी तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस आए, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 30 भारत के संविधान में। उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जैसा कि प्रोफेसर वासे कह रहे थे, तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसको कैसे मॉडर्नाइज करेंगे, बजाय इसके कि उसके ऊपर आप उसकी गर्दन पर बैठ जाएं और उसका मैनेजमेंट जो है उसको अपने मातहत कर लें और उसको ऑटोनोमस जो है स्टेटस ना दें। एक ब्रॉड गाइडलाइन के तहत जो है वो चीजें चलनी चाहिए। वो चल भी रही थी वैसी, उसको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत थी। ऐसी सिखों का बहुत योगदान है एजुकेशन में, दूसरी और माइनॉरिटीज का भी बहुत योगदान है, पारसीज का बहुत योगदान है। बहुत सारे कॉलेजेस, हायर स्टडीज के कॉलेजेस चलते हैं। दूसरी एक बात जो मैं यहाँ उठाना चाह रहा था, वो था कि जो 19 जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी, वो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में जो 66 में आई थी, उसमें एक बात जो कही गई थी, जो अभी तक लागू नहीं हुई, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, ये शिक्षा नीति बहुत सब कामयाब होती अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करते, जहां पे मजदूर का बच्चा भी और उद्योगपति का बच्चा भी एक ही तरीके की शिक्षा पद्धति में पढ़े। क्योंकि हमारे देश में इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ना कोरोना वायरस है, ना मैं कहूँगा कि बॉर्डर से आते हुए कोई चैलेंज है, क्योंकि वो हमारी सेनाएं बहुत सक्षम है, वो उनको हैंडल कर लेंगी। तो सबसे बड़ी हमारी जो समस्या इस देश की इस वक्त बनी हुई है, वो हमारे देश का सामाजिक सौहार्द, हमारे देश का सामाजिक ताना बाना, और वो एक ट्रांजिशन का दौर है। इस बात को गौर से समझिए कि ये जितने फसाद आप देख रहे हैं, कभी लिंचिंग के नाम पे, कभी अयोध्या के नाम पे, कभी किसी और मसले के नाम पर, ये तमाम जो फसाद आप देख रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये फसाद की बहुत बड़ी जड़ जो है वो शिक्षा से होकर आ रही है। जैसे अभी आप देखिए कि सिविल सर्विसेज के नतीजे आए, तो लगभग 46 मुस्लिम कैंडिडेट उसमें सिविल सर्विसेज में गए। ये जो 46 कैंडिडेट गए हैं, हालांकि वो अपने पॉपुलेशन के अनुपात से अभी भी आधे हैं, पॉपुलेशन के अनुपात से करीब 80 के ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन पिछले साल ये 26 थे, इस साल 45 के ऊपर गए। तो ये तमाम सारी बातें समाज में कुछ उथल पुथल पैदा कर रही है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि जो शिक्षा का प्रसार
दूसरे गैर हिंदू अपर कास्ट समाजों में हुआ है, उनके भी लोग आगे निकलने आए, निकल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। और